पापा, आप नहा रहे थे तब तिवारी अंकल का फोन आया था। पूछ रहे थे कहीं जाना है, किसी को आना है क्या, मिलना चाहते हैं वे आपसे। मैंने कहा पूछ के बताऊंगा। क्या बोलूं उनको पापा? पंडित जी ने कहा, नमन तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा तिवारी जी से। पहले एक यजमान को फोन करना है, तुम जाओ बेटा। नमन कॉलेज चला गया। पंडित जी ने यजमान को फोन किया और शाम को उनका आना निश्चित करके तिवारी जी को फोन मिलाया और कहा, आ जाओ तिवारी जी अभी, यदि ठीक समझो तो। तिवारी जी 10 मिनट बाद ही आ गए। तब तक पंडित जी ने नाश्ता करके अपने छिटपुट काम भी निपटा लिए थे। आते ही तिवारी जी बोले, पंडित जी एकांत में बात करना चाहता हूँ, कोई आ तो नहीं जाएगा अभी? पंडित जी बोले, आना तो किसी को नहीं है, फिर भी चलिए छत पर चलते हैं। बगल वाले प्लॉट के पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी छत पर भी खूब छाया रहती है। दोनों लोग छत पर जा बैठे। तिवारी जी ने तुरंत अपनी बात आरंभ की। पंडित जी, जानते ही हैं आप, कितने सालों से रिश्ते ढूंढ रहे हैं हम, कहीं बात बनती ही नहीं थी। अब एक अलग ही तरह का संकट आन पड़ा है। मंझली बिटिया ने अपने लिए लड़का खुद ढूंढ लिया। बात तो ऐसे खुली जब आपके बताए लड़के का भाई आया था और उसने इसे देखा। घर जाकर अपनी माँ से बोला कि हम दोनों भाइयों की शादी तिवारी जी की दोनों बेटियों से करा दो। उनकी माँ ने हमें फोन करके बताया। हमने जब मंझली की राय पूछी तो उसने मना कर दिया, उसे कोई जाट लड़का पसंद है। अब तो मन करता है इस संसार से ही पिंड छुड़ा लूं। पंडित जी, जब तक अम्मा बाबू जीते रहे नाक में दम ही किए रहे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। सरकारी नौकरी का डर था उन्हें, वरना मेरी दूसरी शादी करा देते। उनके जाने के बाद बेटियों के रिश्ते ढूंढते ढूंढते कितनी चप्पलें घिस गईं। आप जानते ही हैं, आपके परिश्रम से ही जो रिश्ते मिल रहे थे उन्हें ये दुष्टा पलटा दे रही हैं। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं पंडित जी? पंडित जी बोले, बड़ी ने भी कुछ कहा है क्या? तिवारी जी ने सिर दाएं बाएं हिलाया तो पंडित जी ने आगे कहा, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? एक बेटी ने मना किया, आप बहुवचन बना रहे हो। तिवारी जी, छोटे छोटे खानों में बंटकर हानि ही होती है। यह विस्तार का युग है, समझ से काम लो। पता किया कुछ उस जाट लड़के के बारे में? तिवारी जी ने फिर से अपना सिर दाएं बाएं हिला दिया। पंडित जी बोले, नहीं पता किया तो अब पता करो, मैं भी सहयोग करूंगा। अभी हमारे संबंधियों को कुछ न कहना, हफ्ता 10 दिन में जांच लो कम से कम जाट को, तभी कुछ तय करना। पहले तुम बिटिया से पूछो, वही कितना जानती है, समझती है, उसे पता चलना चाहिए। उसका आचार व्यवहार, आय, घर परिवार सबका पता होना चाहिए। ठीक लगे तो छुट्टी के दिन लड़के को बुला लो, कहोगे तो मैं भी आ जाऊंगा। सब ठीक लगे तो शादी पक्की कर लो, एक ही मंडप में दोनों के फेरे हो जाएंगे। तिवारी जी अपने घर गांव की रीति और उनके ताने उलाहने का डर बताते रहे और पंडित जी उस डर को भगाते रहे। 2 घंटे की चर्चा से तिवारी जी को बल मिला और वे तुरंत जांच अभियान में जुट गए। खाते पीते जाट परिवार का वह कमाऊ लड़का व्यवहार में बड़ा मधुर था, देखने में सुंदर। तिवारी जी की तो आंखें ही खुल गईं। पंडित जी को फोन पर सब बताया और छुट्टी के दिन आने का अनुरोध भी कर डाला। पंडित जी आए, लड़का आया। बातचीत देश दुनिया, घर परिवार, नाते रिश्ते से होती होती भौतिकता और आध्यात्मिकता के प्रश्नों से भी जूझती रही। पंडित जी ने लड़के की जन्मतिथि और समय पूछा। फोन पर ही उसकी जन्मपत्री निकाली और सुखद आश्चर्य से बोले, क्या बढ़िया जुड़ी जन्मपत्री। तिवारी जी, पूरे 28 गुण मिल रहे हैं। तिवारी जी खिल उठे, दौड़कर मिठाई ले आए। लड़के के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए सगाई का दिन भी तभी तय कर लिया गया। बड़ी बिटिया की शादी में कोई गड़बड़ न हो जाए, अब तिवारी जी इस बात से घबराने लगे। पंडित जी बोले, तिवारी जी कभी कभी ही सही, पर रामचरितमानस पढ़ते हैं ना आप, भूल गए? जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। बंधु बेटियों के नाम से घबराने की परंपरा त्याग दो। बड़ी के संदर्भ में बात करने मैं जाऊंगा, यह संबंध भी स्पष्ट करा दूंगा और उनके छोटे बेटे के लिए तुम्हारी छोटी बेटी के रिश्ते की बात भी हो सकती है, यदि उचित समझो तो।
तिवारी जी ने सब निर्णय पंडित जी पर छोड़ दिए। उनकी घबराहट बढ़ी हुई थी। उनकी पत्नी का तो रक्तचाप आसमान छू रहा था। पंडित जी तिवारी दंपत्ति को आश्वस्त करके ही अपने घर गए। तिवारी जी की बड़ी बेटी शुभा का गठजोड़ कराने की बात वे अपने ही एक दूर के संबंधी परिवार से चला रहे थे। जब वहां जाकर उन्होंने पूरी स्थिति भली भांति समझा दी तो किसी को भी शिकायत नहीं हुई। उठते हुए पंडित जी बोले, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई चर्चा पूरी तरह विवेक पर टिकी रहती है। एक अविवेकी आता है तो पूरी की पूरी चर्चा परिचर्चा का गुड़ गोबर कर डालता है। विवेक है तो उलझन सुलझ जाती है। लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो बंधु, सब पर ऐसे ही राम जी की कृपा बनी रहे, सबके विवेक जागृत रहें और समय पर शुभ काम संपन्न होते रहें। पंडित जी को मिठाई सहित विदाई मिली। महीने भर के अंदर ही तिवारी जी की दोनों बेटियों की सगाई हो गई और सुनिश्चित कर दिया गया कि अगले महीने एक ही मंडप में दोनों बेटियों का विवाह संपन्न किया जाएगा। पहले मंझली की सगाई की गई थी, बड़ी की उसके 6 दिन बाद हुई। सब काम संपन्न हुआ और फुर्सत से सब लोग बैठे तो पंडित जी उस युवा पात्र के साथ आत्मीयता से बतियाने लगे जिसके बड़े भाई की सगाई हुई थी। बातचीत में उन्हें बहुत कुछ सकारात्मक मिला, इसलिए उन्होंने संकेत में यह भी कह दिया कि अब इस घर को एक ही कन्या की चिंता है। आप लोग सुपात्र बता दो तो अगले साल उसकी भी विदाई करा देंगे। संकेत पकड़ में आ गए थे। मधुर मुस्कानों का आदान प्रदान हो गया था। समय आने पर बात बढ़ाई जा सकती है, यह सभी ने अनुभव कर लिया था। वातावरण में कोई दिखावा नहीं था, बनावटीपन नहीं था, हल्की फुल्की सजावट थी, फूलों और व्यंजनों की सुगंध थी, आत्मीयता थी, प्रेम था, उल्लास था। एक प्रगाढ़ता में बंध रहे थे वहां उपस्थित सभी लोग। किसी के लिए कोई पराया नहीं, किसी से किसी को कुछ छिपाना नहीं था। सबकी परवाह वहाँ सबको थी। उन आत्मीय पलों की फोटो तो खूब खींची गई, लेकिन वहाँ कोई व्यावसायिक फोटोग्राफर नहीं था। सब कुछ था और सबके द्वारा मिलजुल कर तैयार किया गया था। किसी के पास लालच की चिप नहीं थी, इसलिए सहजता थी, सरलता थी वातावरण में। सब उमंग में थे और मधुरता बरसा रहे थे। एक दूसरे की प्रशंसा करते करते सबकी सब बातें घूम फिरकर पंडित जी की बड़ाई पर आकर अटक गईं। पंडित जी असहज होने लगे, कहते रहे कि कुछ दूसरी बात करो, लेकिन सबकी सब बातें ही जैसे पूरी हो चुकी थीं। इस तरह पंडित जी का गुणगान होने लगा। तब वे विदा मांगने लगे। मनुहार कर करके उन्हें रोका जा रहा था और यह भी अनुरोध हो रहा था कि कुछ कहिए, कुछ सुनाइए। पंडित जी ने उठते उठते कहा, इस समय बस इतना ही कि कवि न होऊं नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुनाथ के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। बाहर निकलते हुए उन्होंने पीछे पलटकर कहा, तुलसीदास जी ने लिखा है, मेरा लिखा मत समझ लेना। हंसी की मीठी फुहार को पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ गए। राम रसा